वर्क, पावर, एनर्जी नाम के एक टॉपिक का। इसमें वर्क डन बाय क्लास 11th में रोटेशन चल रहा था। एक सेकंड। अच्छा, रोटेशन चल रहा था। यस सर। चैप्टर पढ़ लिया ये तो, रुक जाओ फिर। रोटेशन में एक टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ये लास्ट टॉपिक होता है रोटेशन में कि ये डिस्क आप देखिए जो प्योर रोलिंग कर रहा है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा रेस्ट पे होगा, जिसके लिए भी ओमेगा आर के बराबर दिखेगा हमें। और हम लोग यदि कोई पॉइंट चुनते हैं तो मान लो ए पॉइंट, तो एक तो हो गया बी ट्रांसलेशन वाला वेलोसिटी, और एक हो गया ओमेगा आर। एक के इन दोनों वेलोसिटी को ध्यान में रखें तो सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, ये पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वी ए, ये होगा वी प्लस ओमेगा आर या ट्वाइस वी। यदि बी पॉइंट की मैं बात करूं तो बी पॉइंट का ट्रांसलेशन के कारण ये वेलोसिटी वही जो सेंटर का है, और बी पॉइंट का रोटेशन के कारण ओमेगा आर। अब यदि इस बी पॉइंट का मैं वेलोसिटी देखूंगा तो एक तो वी आगे की तरफ है और एक ये ओमेगा आर जो कि वी के बराबर है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा वी रूट 2। तो हम लोग यदि बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट के आगे बढ़ने के बारे में, उनका वेलोसिटी हम लोग देख रहे होते हैं, यदि ट्रांसलेशन होता, आगे बढ़ता, घूमता नहीं, तो सारे पॉइंट के वेलोसिटी एक जैसे दिखते। और यदि घूम रहा होता कोई ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी दिखता है ओमेगा आर। ये ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, और ओमेगा आर हो जाता है किसी पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी। और यदि आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं, इन दोनों घटनाओं को सुपर इम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं का क्या मतलब होता है सर, या आप यदि कोई पॉइंट देख रहे हैं ए बी सी और डी, किसका, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का जो रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब दो चीजें हैं वहां, वी और ओमेगा दोनों। तो हम ए पॉइंट का वेलोसिटी देखेंगे तो दो तरह से देखेंगे, एक तो ट्रांसलेशन वाला और एक रोटेशन वाला। तो ए का कोई वेलोसिटी हमसे लिखने को कहेगा तो मैं लिखूंगा वी ए बराबर वी प्लस ओमेगा आर। उसी तरह बी का कोई कहेगा तो देखो एक रोटेशन का ओमेगा आर और एक ट्रांसलेशन का वी, तो वी बी जो होगा कैसे लिखेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। इसी तरह किसी और पॉइंट सी का यदि हम कहते हैं कि ये स्किड नहीं कर रहा, घसीटा नहीं जा रहा,
तो v और ओमेगा आर बराबर होगा और vc 0 हो जाएगा। इसे कहते हैं प्योर रोलिंग, जिसमें घसीटा नहीं जाता, घूमते हुए आगे बढ़ता है ऑब्जेक्ट। और डी पॉइंट का देखोगे तो v और ओमेगा आर, वी डी इनका रिजल्टेंट वेक्टर से आपको वो दिख जाएगा, vc दिख गया 0 और vd दिख जाएगा कितना, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। अब यदि मैं पहले से जो क्लास कर रहे थे रोटेशन का, वो लोग केवल ध्यान दे दें थोड़ा सा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इसके हम लोग बात करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिखा था, vc 0। क्यों? क्योंकि v और ओमेगा आर बराबर थे। तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में इस बॉडी को कह सकते हैं कि ये प्योर रोटेशन कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसे कह देते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। और इसको प्योर रोटेशन मानकर यदि हम इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 2r। ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2r, इस ए पॉइंट का वेलोसिटी। तो va हम कितना लिख सकते हैं, va लिख सकते हैं 2 इंटू ओमेगा आर v के बराबर था, 2 इंटू v। यदि आप बात करते हैं बी वाले पॉइंट के, तो बी वाले पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r रूट 2। तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा r रूट 2, ये हो जाएगा v रूट 2। याद करो वेलोसिटी बी पॉइंट का कितना हमने देखा था, v रूट 2। सर मुझे नहीं याद है, पिछले पेज पे चलो चेक करो, ये यहाँ पर बी वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ गया था, v रूट 2। v और ओमेगा आर v था, उनका 90 डिग्री पे रिजल्टेंट हमने देखे, बी पॉइंट का वेलोसिटी दिख रहा है v रूट 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्योर रोलिंग वाले ऑब्जेक्ट को प्योर रोटेशन की नजरों से देख सकते हैं। यहाँ पर प्योर रोलिंग है ना, प्योर रोलिंग है, जो कि एक स्पेशल केस है जनरल प्लेन मोशन का। जनरल प्लेन मोशन का एक स्पेशल केस है। तो प्योर रोलिंग आप छोड़ो, आप तो ध्यान दो जनरल प्लेन मोशन। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर इज एन इमेजिनरी पॉइंट about which general plane motion is assumed to be pure rotation, about which general plane motion is assumed to be pure rotation. To write velocity of a point on the object, to write kinetic energy of the system, इन दो कामों के लिए इनका यूज करते हैं, वेलोसिटी देखने के लिए और काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते थे, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सोच करके। जबकि ये भी चला आता था हाफ आई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद करिएगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। और आप यदि प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ आई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर है इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। तो जब आप एनर्जी लिखना चाहते हैं या वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पॉइंट जो मौजूद है उस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर मानकर हम एनर्जी लिखें और हमें वही एनर्जी मिले जो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास सोच करके आप लिख सके, तो हम कहेंगे ऐसा पॉइंट जो है वो है इंस्टेंटेनियस सेंटर। आप में से मैंने मैसेज दिया है बाकी 11th के बच्चों को भी कि SHM शुरू होगा, तो आज चांस उसका थोड़ा कम है,
अगले लेक्चर से शुरू हो पाएगा। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहें तो आराम से देखें। और आप लोगों को जब नए बच्चे जो कुछ होंगे जिनको रोटेशन अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, जब पढ़ाएंगे तब भी इसको थोड़ा समय एक बार और समझा दूंगा। अभी भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और एसएचएम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक नया टॉपिक। या तो उसमें आप लोग कंफर्टेबल होंगे। और जो पुराने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं वो ये बताएं कि आप लोगों के अभी क्या पढ़ाया गया स्कूल में या चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स या एसएचएम? ज्यादातर बच्चों के सर ग्रेविटेशन हो गया है, एसएचएम चल रहा है। एसएचएम चल रहा है, ग्रेविटेशन हो गया है, ठीक है। तो एसएचएम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप किया जाएगा। उसमें आप सब लोग जो नए अभी, हाँ क्या चल रहा है बालक, फिर से बोलना। फ्लूइड्स। यस सर, मेरा भी फ्लूइड चल रहा, ग्रेविटेशन हो गया। अच्छा, और एसएचएम अभी नहीं हुआ है? सर ग्रेविटेशन हो गया, एसएचएम हो गया, और फ्लूइड चल रहा है। और आर्यन आपका? अभी फ्लूइड चल रहा है। ठीक है, ठीक है, वही टॉपिक भी यही है, फ्लूइड, वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, एसएचएम, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जनरली हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उसका जो डिटेल आपको मिलेगा ना, ये मैच करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ पर मिलता है हमें? क्लास 12th में जब आते हैं तो फर्स्ट चैप्टर। तो आपके स्कूल लेवल के लिए होगा तो एक दो लेक्चर में ले लूंगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पर जो उसके एडवांस क्वेश्चन होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में जो जाएंगे वही फॉर्मूला आप एज इट इज ग्रेविटेशन में यूज कर दे सकते हैं। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले डेरिवेशन में ज्यादा टाइम दिया जाएगा, और ग्रेविटेशन में आपके स्कूल के लेवल का एक या दो लेक्चर में बता दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत डिटेल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद उसमें चले जाइएगा, खुद से आपके काम हो जाएंगे। ग्रेविटेशन के सारे आइडिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके अलावा एक डाइपोल का आइडिया एक्स्ट्रा है। और सर पुराने चैप्टर के डाउट्स? ये कंबाइंड बैच जब चल रहा होगा, नए बच्चे भी 11th के आपके साथ बैठ रहे होंगे, तो उस टाइम पर मैं एक दिन संडे जैसे होगा या तो वो कर सकते हैं, और डेली भी आप एक दो क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। डेली भी एक दो क्वेश्चन करके आप पूछते चल सकते हैं, साथ में जो टॉपिक चल रहा होता है उनके डाउट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो सबको एक मैं इलस्ट्रेशन लेता हूँ, उससे अच्छा आपके क्वेश्चन को ही मैं समझा दूंगा। और नहीं तो एक संडे का मौका मिलेगा जिसमें मैं संडे ही कर लूंगा, या कोई और डे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें डिस्कशन चला करेगा। जिसमें सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं वो रेस्ट करेंगे, मजे लेंगे आप। अब डाउट क्लास रख लो एक। वही ठीक रहेगा, Yes, क्योंकि सारे बच्चे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते कई बार। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस। Center is an imaginary point about which general plane motion is about which general plane motion is considered as pure
rotational motion. Instantaneous center is an imaginary point about which general plane motion is considered as pure rotational motion. जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैं जब प्योर रोलिंग में देखता हूं तो ये तो हो गया ग्राउंड का पॉइंट, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, वो हमने प्योर रोलिंग में क्या देखा, 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0। तो इसी को मान लिया इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्योंकि सेंटर का वेलोसिटी तो 0 होता है। और फिर यदि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया, इस ऑब्जेक्ट को इसके अबाउट अब आगे बढ़ता नहीं सोचेंगे, केवल घूमता देखेंगे। अब यदि काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना होगा तो हाफ आई इंस्टेंटेनियस सेंटर ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है। ये रोटेशन सोचेंगे इसको, ये क्या है, जनरल प्लेन मोशन है। यदि हम बात करेंगे इनके किसी भी पॉइंट के वेलोसिटी के, तो मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो ये r देखिए पोजीशन वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर आप देखेंगे, और यहाँ जो वेलोसिटी लिखेंगे इस क्यू पॉइंट का, वो वी क्यू हो जाएगा ओमेगा आर। यदि आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दिख रहा है आर डैश, तो इस जगह जो कोई पॉइंट एम देखेंगे, उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वी एम, ये हो जाएगा ओमेगा आर डैश 90 डिग्री पे। तो ये किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी देखेंगे, यदि हम आर पॉइंट पे जा करके वेलोसिटी देखते प्योर रोलिंग का, तो मुझे दो चीजें सोचनी होती, एक ओमेगा आर और एक वी, फिर उनका मुझे रिजल्टेंट लेना होता, तब मैं देखता वी क्यू। तो जब हम प्योर रोटेशन मान लेंगे तो उतना नहीं करना होगा, हम सीधे ओमेगा आर से काम चला लेंगे, सीधे ओमेगा आर से ये काम चला लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे वेलोसिटी। अच्छा अब सोचो, जो सेंटर है वो सेंटर है आर दूरी पे, कैपिटल आर, और उसका जो वेलोसिटी है ओमेगा आर, ये खुद क्या था वी। तो इस डिस्क पे जो अलग अलग पॉइंट होंगे, तो उनके बारे में सोचो। बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जिनका नेट स्पीड v के बराबर आएगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका वेलोसिटी या स्पीड v से कम आएगा नेट, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका स्पीड v से ज्यादा आएगा। आप ये बताओ, इस डिस्क पर एन कौन से पॉइंट्स ज्यादा होंगे? क्या वे पॉइंट्स ज्यादा होंगे जिनके स्पीड v से ज्यादा है, या वे पॉइंट ज्यादा होंगे जिनके स्पीड v से कम है? डिस्क पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो आपको रफली ये सोचना है, इमेजिन करना है कि प्योर रोलिंग वाले डिस्क के ऊपर जिसका सेंटर का स्पीड v है, ओमेगा आर वी के बराबर होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे था, तो प्योर रोलिंग वाले डिस्क के ऊपर कौन से पॉइंट्स के नंबर ज्यादा होंगे, जिनके स्पीड v से ज्यादा है वो, या जिनके स्पीड v से कम है वो? तो ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। आप गौर करिए, यहाँ पर ये वाला आइडिया लगा करके आप यदि स्पीड ढूंढेंगे तो मुश्किल है, यदि आप इंस्टेंटेनियस सेंटर को फॉलो करें तो शायद आसान हो जाएगा आपका काम। ध्यान से देखिए, आर दूरी पे जो भी होंगे उनका स्पीड होगा v, आर दूरी पे जो भी होंगे उनका स्पीड होगा v, और आर दूरी से ऊपर जो भी होगा उनका स्पीड होगा, कितना होगा सोचो, v से ज्यादा, क्योंकि उनका डिस्टेंस कैपिटल आर से ज्यादा है, तो ओमेगा
1.5 आर जो होगा वो 1.5 भी हो जाएगा, ओमेगा 1.3 आर जो होगा उसका स्पीड 1.3 भी हो जाएगा। मतलब अब बताइए मुझे कौन से पॉइंट आपको ज्यादा दिख रहे हैं, वो जिनका डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस सेंटर से डिस्क के रेडियस कैपिटल आर से कम है उनका नंबर ज्यादा है डिस्क पे, या उनका नंबर ज्यादा है जिनका डिस्टेंस डिस्क के रेडियस आर से इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। समझ में तो नहीं आया मैंने क्या पूछा? तो ज्यादा होगा जिनका सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर से जो सोचेंगे इस क्वेश्चन को, रोलिंग वाले क्वेश्चन को, उनको आंसर दिखेगा, और जो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं इमेजिन कर पाएंगे उनको ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया। आईआईटी ने जो पूछा वो ये पूछा, एक प्योर रोलिंग वाला देखो डिस्क, एक प्योर रोलिंग वाले डिस्क देखो, और इस प्योर रोलिंग वाले ऐसे घूम रहा है, तो प्योर रोलिंग को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, and point of contact should be at rest with respect to contact surface। ध्यान से देखिए, यदि ये प्योर रोलिंग है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक पीछे की तरफ घूमने के कारण ओमेगा आर। कोई ऑब्जेक्ट जब घूमता है ना, मान लो ये रॉड है और रॉड रोटेट कर रहा है वो पॉइंट के बाद, तो इसके आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका स्पीड ओमेगा आर लिखेंगे। आर डैश डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका स्पीड ओमेगा डैश ओमेगा आर डैश लिखेंगे। तो जितना दूर होगा पॉइंट और आर के परपेंडिकुलर, तो जितना दूर होगा पॉइंट उतना ज्यादा उसका स्पीड लिखेंगे। अभी हमने कैपिटल आर डिस्टेंस पे देखा तो ओमेगा आर, और सेंटर का ट्रांसलेशन हो रहा है तो वो स्पीड भी हर एक पॉइंट को देंगे, और इनका सुपर पोजिशन करके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्पीड 0 करना है। ये दोनों यदि बराबर हो जाएंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाता है प्योर रोलिंग में। इसीलिए कार के टायर, जब कार चल रही होती है तो वो घसीटा जब नहीं जा रहा है, जनरली नहीं घसीटा जा रहा होता, जब आप बहुत स्पीड में हो अचानक ब्रेक लेके सीज कर देंगे व्हील के रोटेशन को तो घसीटा जाएगा, उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पे ये बॉडी आगे बढ़ेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होने के कारण वहां फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं कहलाएगा, स्टैटिक कहलाएगा। तो कार के टायर पे स्टैटिक फ्रिक्शन। आप जब चलते हैं तो आपका पूरा बॉडी मूव करता है, लेकिन फ्रिक्शन जिस पैर के ग्राउंड के साथ कांटेक्ट वाले पॉइंट पे है उसका वो रब थोड़े ना करते हो, घसीटते थोड़े ना हो पैर को, यदि नॉर्मल वॉक कर रहे हैं आप। तो कांटेक्ट पॉइंट पैर का ग्राउंड के साथ वो उड़का ही रहता है, और आपका पूरा बॉडी आगे बढ़ता है। एक पैर हवा में उठ के आगे बढ़ता है, जो जमीन को टच कर रहा है वो जमीन को पकड़े रहता है तब तक जब तक कि दूसरा पैर जमीन पे नहीं आ जाए और पहला पैर जमीन को छोड़ के ऊपर ना उठा ले आप। तो आपके चलते वक्त, नॉर्मल वॉक करते वक्त या दौड़ते वक्त आपके पैर पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी स्टैटिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये जब हम देख रहे हैं कि इनके किसी भी पॉइंट का, इनका मुझे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, तो आईआईटी ने क्या किया कि ऐसे प्योर रोलिंग वाला ऑब्जेक्ट दे दिया और आपसे पूछ दिया कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, किस पॉइंट का स्पीड ज्यादा होगा? वी वी बी और वी सी में किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, किसका स्पीड सबसे कम होगा? इनके स्पीडों में क्या रिलेशन होगा? ये आईआईटी ने पूछा हुआ है पहले कभी। तो आप क्या करोगे? यदि आप इंस्टेंटेनियस सेंटर लेना आता है तो तुरंत इंस्टेंटेनियस सेंटर ले लो, और इनके डिस्टेंस देखो, किसका डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, किसका सबसे ज्यादा दिख रहा है। आर ए
इज लेस देन आर बी इज लेस देन आर सी। तो ओमेगा से यदि मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो वी ए इज लेस देन वी बी इज लेस देन वी सी, तुरंत दिख जाएगा। अदरवाइज यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ए पॉइंट का स्पीड देखते वक्त आपको दो चीजें सोचनी पड़ती, एक ट्रांसलेशन ओमेगा आर सेंटर से आर लेके ये रोटेशन, और एक ट्रांसलेशन और फिर उनका रिजल्टेंट। तो वी ए निकालना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता। एक तो वी देखते ओमेगा आर, फिर उनका रिजल्टेंट देखते और फिर हम कंपेयर करते वी ए वी बी वी सी में, तो आपके बहुत टाइम खराब होते। और जो इंस्टेंटेनियस सेंटर चुनना जानते हैं कि प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में हम प्योर रोलिंग मान करके प्योर रोटेशन मान करके किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो उनको तुरंत दिख जाएगा आंसर। अच्छा सोचो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सोचना, यदि कोई रॉड, ध्यान से देखना, यदि कोई रॉड प्योर रोटेशन में होता तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ, मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है रोटेशन में और वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी आता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यदि रॉड ऐसे स्लाइड करके जा रहा होता तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिख देते। यदि रॉड हवा में घूमता और आगे बढ़ता दिख रहा होता तो हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन आपके सामने यदि ये क्वेश्चन रख दिया जाए तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। ये एक रॉड है, इस रॉड को आपने आगे जाते देखा, इस रॉड को आपने आगे जाते देखा और ये दो पॉइंट आ गए ए एंड बी। आप ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा ये बताना चाहते हैं। ये दे दिया गया है मान लो 6 मीटर पर सेकेंड और ये थीटा दे दिया गया है मान लो 60 डिग्री। ए पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा ये बताना चाहते हैं। और रॉड पे कहीं ना कहीं तो उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, उस जी पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा ये भी आपको बताने के लिए मैंने कहा। और ये सब तो छोड़ो, रॉड पे इनफाइनाइट पॉइंट है, रॉड का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा मैं ये आपसे पूछ बैठा, तो आप शर्तियां इसे छोड़ोगे अभी तक जिन्होंने रोटेशन पढ़ा है वो भी। कारण ये ना ही इसका मोशन, क्या रॉड का मोशन ट्रांसलेशन कह सकते हो, मोशन ऑफ रॉड, यहाँ वॉल है और यहाँ ग्राउंड है, दीवार के किनारे आपने रॉड रखा हुआ है और इस रॉड को आप देखो, ये मान लो स्मूथ सरफेस है, ना भी है स्मूथ है, रफ है, मुझे नहीं लेना देना, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो मोशन ऑफ रॉड, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्या ये ट्रांसलेशन है, क्या ये रोटेशन है, क्या ये जनरल प्लेन मोशन है? क्या है ये? तो ट्रांसलेशन के लिए कंडीशन होता है सारे पॉइंट का एक जैसा वेलोसिटी होना। यदि रॉड का बी पॉइंट फिसल के आगे जा रहा है तो ए पॉइंट फिसल करके किधर आ रहा होगा, नीचे। सर इसको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से कर सकते हैं? वेलोसिटी तो निकल आएगा, यस सर, वेलोसिटी के लिए। लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं निकल के आएगा। तो उस तरह के सिचुएशन में आप फंसेंगे जरूर। और मैंने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी बता दो तो गए काम से। ये जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे इसे समझते हैं, सुनते हैं और उसे सही करते हैं। पहले
तो ये सोचिए कि इस रॉड का मोशन ट्रांसलेशन नहीं है, रोटेशन नहीं है, इस रॉड का मोशन जनरल प्लेन मोशन है, और जनरल प्लेन मोशन को हम प्योर रोटेशन की तरह एज्यूम कर सकते हैं, assumed to be pure rotation at an instant about an imaginary point called instantaneous center. मतलब ऐसा एक पॉइंट जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इस रॉड के मोशन को प्योर रोटेशन कह दे सकते हैं, ऐसा एक इमेजिनरी पॉइंट होगा, और उसका यूज कर सकते हैं वेलोसिटी लिखने में, उसका यूज कर सकते हैं रॉड का काइनेटिक एनर्जी लिखने में। और एक खास कंडीशन है, इंस्टेंटेनियस सेंटर के आइडिया का यूज किसी पॉइंट के एक्सेलरेशन लिखने के लिए नहीं कर सकते, केवल दो ही काम के लिए कर सकते हैं ये टेक्निक यूज, रॉड का काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए और रॉड के किसी पॉइंट का वेलोसिटी लिखने के लिए। सर क्वेश्चन में वॉल स्मूथ है या रफ है? आपको एनर्जी लिखना है, ठीक ना? तो अभी का एनर्जी लिखना है या 2 दिन बाद का एनर्जी लिखना है? अभी का। अभी का तो उससे फोर्स से क्या लेना देना? फोर्स क्या कर लेगा? वेलोसिटी तो एक पॉइंट का आपके पास अवेलेबल है, लेकिन बाकी पॉइंट का तो नहीं पता, तो एनर्जी लिखोगे कैसे? रॉड का मास दे दिया गया है 2 kg और लेंथ दे दिया गया है 4 मीटर। चलो ये डाटा भी रॉड का दे दिया। अभी भी आप यदि ये सोचते हैं कि सर मैं रॉड का काइनेटिक एनर्जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लिख दूंगा हाफ mv²। तो कौन सा भी, बी वाला या ए वाला? दोनों के तो मैंने कहे अलग अलग। सर मैं जी वाला लिखूंगा। तो क्यों लिखोगे? तो इसका मतलब आपका ये आइडिया तो एकदम लुढ़क गया, कहीं किसी काम का नहीं। तो फिर कैसे लिखेंगे इसकी एनर्जी? तो सर क्वेश्चन छोड़ दूंगा। तो हाँ, 10 लाख में से 9,99,900 बच्चे यही करेंगे। सर तो 100 बच्चे बच गए। हाँ, वो बच गए जो जिनको ये आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर का यूज। अच्छा मुझे ये बताइए, यदि ये रॉड रोटेट कर रहा होता और आपको एक पॉइंट यहां मिलता P, तो उसका लीनियर वेलोसिटी किधर देखते आप? ऑप्शन देता हूं 1, ऑप्शन देता हूं 2, ऑप्शन देता हूं 3, ऑप्शन देता हूं 4। कौन से डायरेक्शन में लिख रहे होते वेलोसिटी इस P पॉइंट का? वो के अबाउट ये घूम रहा है। यदि प्योर रोटेशन दिख रहा हो आपको, प्योर रोटेशन जब दिख रहा होता है तो वेलोसिटी कैसे देखते हैं किसी भी पॉइंट का? पहले r पता करते हैं और उसके परपेंडिकुलर लिख देते हैं घूमने वाले डायरेक्शन में ओमेगा, यही हो जाता P पॉइंट का वेलोसिटी। अच्छा सोचो यदि Q पॉइंट का वेलोसिटी लिखना होता तो ओमेगा इंटू L। हमेशा रेडियस के कितने डिग्री पे ये वेलोसिटी हम लिखते हैं? 90 डिग्री पे, ये हो जाता VQ। सोचो एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट है और किसी एक पॉइंट के अबाउट उसे मैं घूमता दिख रहा हूं। मान लो यहाँ एक पॉइंट है ए का वेलोसिटी किधर होगा बताओ तो? प्योर रोटेशन है यहाँ, पहले मैं चर्चा कर दूं।
O point के अबाउट प्योर रोटेशन। तो जिस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होता है उस पॉइंट का वेलोसिटी तो जीरो होता है, पहला आइडिया। और दूसरा आइडिया वो मैं सोच ही नहीं रहा, मैं तो ये देख रहा हूं ए का वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी कैसे ढूंढोगे। तो ये ओ के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर देखो आर ए, और उसके परपेंडिकुलर आ जाओ, और इस ए का वेलोसिटी आप क्या लिखने वाले हो, ओमेगा आर ए। अच्छा मान लो यहां पर एक बी पॉइंट होता, इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे लिखते आप, ऐसे एक आर बी बनाते और इसके परपेंडिकुलर लिख देते ओमेगा आर बी, ये वी बी आ जाता। अच्छा सोचो यहां पर एक पॉइंट होता सी, इसका वेलोसिटी कैसे लिखते आप, ओमेगा आर सी। ये आर सी पोजिशन देखते और उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ओमेगा आर सी, ये वी सी आ जाता। सोचो सर ये क्यों बता रहे हो आप, तो आप लोग क्या करते हो कि केवल एक देखते हो, केवल एक देख रहे होते हो डाटा, डिस्क या सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है वी, तो उसका जो ओमेगा देखते हैं हम लोग वो क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा। और ये 99% बच्चे जो 11th पास करते हैं उनको याद रहता है, भले ही उसका क्या करना है नहीं करना है उन्हें नहीं पता। सर ये आ कहां से जाता है, हाँ यार आ कहां से जाता है, तो यदि ये ब्लॉक यहां से मान लो यहां आ गया तो चल करके तो गया बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, यदि ये r रेडियस है, ये d थीटा एंगल है, तो ये ds क्या हो जाएगा, r d थीटा। क्यों, क्योंकि d थीटा क्या होता, थीटा क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, आर्क हो गया ds और बाय रेडियस हो गया r, तो ds बराबर r d थीटा, और दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये ds बाय dt हो गया v। तो ये जो हम v देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, और से ये घूमने वाला वेलोसिटी ओमेगा कहलाता है d थीटा बाय dt, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, और v होता है r ओमेगा। लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये वॉल और ये ग्राउंड फर्श, ये इधर स्लिप कर रहा है, यदि ये इधर स्लिप कर रहा है रॉड, तो वॉल के पास ए पॉइंट निश्चित रूप से नीचे आ रहा होगा। अब यदि मैं एक सेंटर ढूंढना चाहता हूं जिसके अबाउट ये रॉड प्योर रोटेशन में है, तो बी पॉइंट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा कहीं ना कहीं सेंटर, जिससे कि वीबी बराबर लिख सके आप ओमेगा आर बी, और ए पॉइंट के वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा सेंटर रेडियस, जिससे कि वी ए लिख सके ओमेगा आर ए। तो ये जो आर ए होगा और ये जो आर बी होगा, ये दोनों ही कहां से आता दिख रहा है, जहां ये कट कर रहे हैं वही हो गया इंस्टेंटेनियस सेंटर। फिर से समझिए कि यदि एक वॉल है और एक फर्श है और इस कोने में एक रॉड को स्लाइड करता देख रहे हैं, हम रॉड को स्लाइड करता देख रहे हैं, उसके दो पॉइंट के मुझे वेलोसिटी दिख गए, तो दोनों पॉइंट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा रेडियस, चाहे आर ए की आर बी की बात करें या आर ए की बात करें, और दो रेडियस जहां कट कर रहे हैं वहीं पे तो सेंटर होगा, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया। इसके अबाउट अब हम भूल जाएंगे कि ये जनरल प्लेन मोशन है, अब इनको प्योर रोटेशन मान लेंगे इस मोमेंट के लिए। यहां देखिए ये 60 डिग्री है और ये लेंथ था 4 मीटर, तो ये आरबी कितना हो जाएगा, आरबी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा
L sin 60, RA कितना हो जाएगा L cos 60, ये L sin 60 हो गया 4√3/2, ये हो गया 2√3, और यहाँ पर VB कितना था 6 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या लिख देते ओमेगा RB, 6 हो गया ओमेगा RB, ये ओमेगा कितना हो गया 2 × 3/2√3, 6 के लिए लिखा हमने √3 यूनिट रेडियन पर सेकेंड। अब यदि किसी तरह से हम ओमेगा ए देखना चाहते हैं तो ओमेगा ए क्या लिख देंगे, अरे सॉरी VA देखना चाहते हैं तो ओमेगा RA, ओमेगा निकल आया है √3, RA निकल आया है 4 cos 60, तो यहां से ये कितना हो गया 2√3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा ए वाले का स्पीड। यदि मैं सेंटर का स्पीड देखना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, सेंटर का ये लेंथ देखिए, रेक्टेंगल के डायगोनल एक जैसे होते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस आएगा, ये जो मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस मिलेगा, ये हो जाएगा L/2, दैट इज 2 मीटर, और ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये तो 120 होगा। तो इसके 90 डिग्री पे हम यहाँ वेलोसिटी लिखते V सेंटर ऑफ मास, और वो क्या लिख देते ओमेगा L/2, क्योंकि उसका रेडियस हो गया, ओमेगा हो गया √3 और L/2 हो गया 2, इसका ही वेलोसिटी स्पीड हो जाता 2√3 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन थोड़ा अलग होता ए से। अब ये बातें समझ में आ जाए सबके, मैंने तो पहले ही कहा कि कोशिश करेंगे हम, वैसे ही 99.99% स्टूडेंट से छोड़ते हैं। अब आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन का कैसे लिखते हैं, प्योर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ I रोटेशनल एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, और I रोटेशनल एक्सिस पता कैसे चलेगा, mL²/12 प्लस mL/2 का स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इंटू ओमेगा स्क्वायर, इससे आ जाएगा K प्योर रोटेशन मान करके काइनेटिक एनर्जी। तो जनरल में प्लेन मोशन को प्योर रोटेशन की नजरों से आप देख सकते हैं कभी कभी, और ऐसा करने पर आप जनरल प्लेन मोशन वाले ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा R से फिर लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी हाफ है ओमेगा स्क्वायर से टोटल लिख सकते हैं। तो जनरल प्लेन मोशन को एक खास पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन की नजरों से देखा जा सकता है। ऐसा जो खास पॉइंट हमें मिलता है किसी इंस्टेंट का, उसे इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं, और उससे गुजरने वाले एक्सिस को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये पॉइंट आपके बुक में मे बी एनसीईआरटी में ना दिखे, ये इस पे आईआईटी ने अभी कोई बहुत ज्यादा मेहनत, मैंने एक क्वेश्चन दिखाया आपको, पूछा था, ऐसे 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पूछा गया है, लेकिन यहाँ स्कोप है कि काफी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। यहां यदि एक रॉड है और एक रॉड की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे सिरे की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 मीटर का रॉड है, ये स्मूथ प्लेन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा बताना, ये जो रॉड के 2 सिरे देखे आपने, इनके वेलोसिटी आपके पास है, क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? पूछिए आराम से। यदि नहीं कहलाएगा तो आपको क्या करना है, आपको बताना है यहां से 50 सेंटीमीटर पीछे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये क्यू पॉइंट का वेलोसिटी बताना है आपको।
और आप यदि अच्छे मूड में हो तो रॉड के काइनेटिक एनर्जी भी आपको बताना है। तो पहले ये बताओ मुझे, बालक फिर से सोचो एक बार, गलत है। पहले ये बताओ इसे, जनरल प्लेन मोशन कहोगे कि ट्रांसलेशन कहोगे कि रोटेशन कहोगे कि क्या कहोगे? जनरल क्या इसको ट्रांसलेशन कहें? हाँ या ना में जवाब दो। ना, ट्रांसलेशन का डिफिनेशन होता है ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट का एक जैसा वेलोसिटी होना। क्या रोटेशन कहें? तो यहाँ तो कोई चर्चा नहीं की गई है इसके बारे में। क्या इसको जनरल प्लेन मोशन कह दें? हाँ कह दो। अब जब जनरल प्लेन मोशन कह दोगे तो जनरल प्लेन मोशन को ये एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम टू बी प्योर रोटेशन about center of mass, about instantaneous center। अब लफड़ा आता है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ढूंढें कैसे। तो याद करिए, आपको पता है आर ए और आर बी, आर ए और आर बी दोनों परपेंडिकुलर ही होगा वेलोसिटी के, और बड़ा कौन होगा? आर बी, क्योंकि ओमेगा आर बी बड़ा दिख रहा है, ओमेगा आर ए छोटा दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर पे यही कहीं पॉइंट मान लेते हैं, कह देते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, जिसके अबाउट ये घूम रहा है। ये हो जाएगा ओमेगा आर ए और ये हो जाएगा ओमेगा आर बी। सर उधर ही क्यों मान लिया? अरे कहीं तो मानते आर ए आर बी के, या तो ए बी के बीच में मान लो, तो फिर ओमेगा आर बी नीचे होता तो ओमेगा आर ए ऊपर होता, ऐसा तो नहीं दिख रहा। या बी की तरफ मान लो तो इंस्टेंटेनियस सेंटर के जो नजदीक होता उसकी स्पीड कम होती, यहाँ तो ज्यादा है 12 की तरफ, तो ऑपोजिट माना, एक ही नजदीक। अब कैसे सॉल्व होगा? तो सॉल्व करते वक्त देखो क्या लिख रहे हैं, 6 इक्वल्स टू ओमेगा आर ए, आर ए हमें नहीं पता, और 12 इक्वल्स टू ओमेगा आर बी, आर बी के बदले लिख रहे हैं 2 प्लस आर ए। यहां से हम लोग इनको डिवाइड कर दें तो 6/12 हो जाएगा आर ए अपॉन 2 प्लस आर ए। ये 6 2 जा 12, ये 2 प्लस आर ए इक्वल्स टू आर ए, ट्वाइस आर ए। ये आर ए हो जाएगा 2 के बराबर। अब ये किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो हमें ओमेगा पता चल गया, 3 रेडियन पर सेकेंड। अब यदि मैं क्यू पॉइंट का वेलोसिटी लिखना चाहता हूं तो वी क्यू कितना हो जाएगा? तो वी क्यू हो जाएगा आर क्यू इंटू ओमेगा। आर क्यू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस 0.5, 50 सेंटीमीटर बी वाले सिरे से नजदीक, इंटू ओमेगा दैट इज 3, 3.5 इंटू 3, 10.5 मीटर पर सेकेंड। अब यदि काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हम लिख सकते हैं हाफ आई इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जाना पड़ेगा, तो रॉड का सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू आर ए प्लस एल बाय 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जा रहे, आजकल ट्रेंड में नहीं है, लेकिन सिलेबस के भीतर कहलाता है। एक पॉइंट और आपको समझा दूं, आपको रिलेटिव वेलोसिटी लिखना आता है? सर मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, कभी फिर सीख लेंगे एक बार और। लेकिन ऐसे ही ओमेगा रिलेटिव भी लिखना पड़ता है कभी कभी। अब इसके तरीके मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये देखो, ऑब्जेक्ट ए ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो ओमेगा
और बी जा रहा है 18 मीटर पर सेकंड से, और ये 2 मीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच का। इस एग्जांपल में आपको पूछा गया है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब लफड़ा हो गया यार, यहां तो केवल और केवल ट्रांसलेशन दिख रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। ए को पहले ऑब्जर्वर बना दिया, और ए को ऑब्जर्वर बना करके वो वेलोसिटी आप छीनेंगे और बी को किधर दे देंगे, अपोजिट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ 12 मीटर, सॉरी ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहां ए पर आप बैठेंगे, और यदि ये बी ऊपर की तरफ जाता या आगे की तरफ जाता दिख रहा है, तो आपको गर्दन कैसे घुमानी पड़ेगी, ऐसे। यही हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये कितना लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बाय ए बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाला v बाय आर लिखते थे ना, ये v बाय आर। आर कौन हो गया, यही ए बी। और ये जो वेलोसिटी लेंगे ये आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए बी के परपेंडिकुलर। उसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है, तो उसका वो वाला कंपोनेंट ले लेंगे जिसके कारण गर्दन घुमाना ही पड़ेगा, वो है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो यहाँ कौन आया है उसके लिए 12, और ए बी कितना है 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 रेडियन पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, और समझ में आए तो संयोग अच्छा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए इधर जा रहा होता 6 मीटर पर सेकेंड से, और बी इधर जा रहा होता 18 मीटर पर सेकेंड से, और ये 2 मीटर पे होते, तब ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होता। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या करते, ए बाद वाला ये होता है ओ बी जे, और ये होता है ओ बी एस। इसको ऑब्जर्वर बना दिया, ये 2 मीटर हो गया, ये 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे घूमता देखो, ओमेगा बी ए क्या हो जाएगा, वी बी ए बाय आर। वी बी ए भी कौन सा, परपेंडिकुलर लो, आर भी क्या, वो ए भी ही होगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया, चेक करो। ये वैल्यू 18, और ए वाला जो वैल्यू हटाया था ना, उसे भी अपोजिट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 + 6 / 2। बहुत बढ़िया माई साहब, 24/2, 12 रेडियन पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये एंगल पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे जाते देखा, सिक्स मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे बी को, और ए को जाते देखा इस तरफ, या ये था ना 18 ही रखते हैं, ये 6 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ। और अब जानना चाहते हैं ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये 2 मीटर की दूरी है। हम क्या करने वाले हैं, तो ए को ऑब्जर्वर बना दिया सॉल्व करते वक्त, और बी के पास एक तो ये वेलोसिटी आया 18 मीटर पर सेकेंड के कंपोनेंट, 18 cos 30, 18 sin 30, और ये ए वाले जो यहां से आपने हटाए 6, इसको भी उधर डाल दिया अपोजिट, और ये डिस्टेंस 2 मीटर। ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया,
VB with respect to A upon RB with respect to A। ये परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, तो जिसके कारण गर्दन घुमाना पड़ता है, तो गर्दन घुमाना 18 cos 630 के कारण नहीं पड़ता। किसके कारण गर्दन घुमाना पड़ता है? 18 sin 30 प्लस 6 के कारण अपॉन 2। ये हो जाता 15/2, 7.5 रेडियन पर सेकेंड। और ऐसा करने पर ये ध्यान रखिएगा, यदि मैं B को ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो A का जो वेलोसिटी मिलेगा वो जस्ट अपोजिट मिलेगा, वैल्यू वही आएगा, अपोजिट हो जाता है, 7.5 ही आएगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग रोटेशन वाले सारे कहानी को कंटिन्यू रखिए। माइसा, आपके जो व्हाट्सएप क्वेश्चन है मैं टाइम लेकर आज कॉल कर लेता हूँ। बाकी लोग ध्यान रखिएगा, अगले संडे से, इस संडे को एसएचएम हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? इस संडे को यदि हमारा जो है नया टॉपिक वो एसएचएम टेकअप करते हैं। और आप लोग ये बताओ, एसएचएम और ग्रेविटेशन में ज्यादा कष्ट किस में आया है जो लोग पढ़ रहे हैं? सर ग्रेविटेशन। क्योंकि वो पढ़ लिया इसलिए ज्यादा कष्ट आया है। सर दोनों और पढ़ लिए कुछ सर। बच्चे सर ग्रेविटेशन। सर दोनों में। बहुत बढ़िया। सर दोनों। दोनों में, दोनों। यस सर। तो दोनों तो करना ही करना है, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, दोनों करते हैं, धीरे धीरे दोनों के बारे में जानकारी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशन का डिटेल जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ही। ये आप चाहेंगे कि मुझे आईआईटी वाले सारे क्वेश्चन मेरे बन जाए, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपके बोर्ड, आपके स्कूल लेवल के बनने लगेंगे आपसे। कैलकुलस का थोड़ा ज्यादा यूज होता है, इसलिए अभी उसको उतना डिटेल नहीं ले जाते हम लोग। और एसएचएम की शुरुआत करते हैं संडे से पहले, इस संडे से, कमिंग संडे एसएचएम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।